हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि आपका आज का पहला प्रश्न है। निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है मैकफेयरलैंड ने। अगला प्रश्न, ऐसे कार्यात्मक संबंध जो कि लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं को एल.डी. वाइट ने कहा है। तो इस कथन को कहा है उन्होंने औपचारिक संगठन, ऐसे संगठन को। अगला प्रश्न, किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के बीच संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिसमें उद्यम के कार्यों की पूर्ति हो सके। ग्लैंड ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा है इसे संगठन। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह मानते हैं कि प्रशासनिक संगठन के सिद्धांत होते हैं? तो हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक और उर्विक। तो ये तीनों ही मानते हैं, तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये तीनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधारभूत तत्व नहीं है? तो व्यक्ति आधारभूत तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा संगठन तथा प्रणाली के कार्यों की परिभाषा मोटे तौर पर की जा सकती है कार्य संचालक के सभी पहलुओं में सुधार, विशेषकर प्रक्रिया के तथा संबंधों में? यह कथन कहा है एल.डी. वाइट ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए? तो उन्होंने 14 सिद्धांत बताए हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन में कार्य विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से आधार होते हैं? तो वो होते हैं उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, कोई भी परिवर्तन विहीन संगठन मरणासन है, किसने कहा? तो ये कहा है ग्लेडन ने। अगला प्रश्न, किसी भी संगठन के आधार होते हैं, तो उद्देश्य, व्यक्ति और स्थान। तो तीनों ही आधार होते हैं, तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है जी.आर. टेरी की। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 13, अनौपचारिक संगठन के बारे में कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? तो वो गलत है इसमें। यह वह संगठन है जिसका विवरण चार्ट और नियमावली में दिया रहता है। तो ऑप्शन सी गलत है इसका। अगला प्रश्न, संगठन के विभिन्न सिद्धांतों से कौन सा विचारक सही रूप से सुमेलित है? तो इधर सिद्धांत दिए गए हैं, इधर संबंधित विचारक। तो मानव संबंधित सिद्धांत दिया है जॉर्ज एल्टन मेयो ने। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 15, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र संगठन के ये 4 आधार बताए हैं। तो ये बताए हैं लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन का गुण नहीं है? तो वो है अनौपचारिक संप्रेषण में बाधा। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, संगठन के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वो सत्य है ऐसे सत्य हैं जो सिद्ध मान लिए गए हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो उन्होंने 7 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अगला प्रश्न, संगठन का प्रथम सिद्धांत समन्वय है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है फेयोल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं? तो सत्तात्मक प्रकृति, पद सोपनीय ढांचा और विवेकीय एवं अवैयक्तिक मूल्य। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, लूथर गुलिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन का आधार नहीं है। अगला प्रश्न 22, औपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं। तो पद सोपनीय ढांचा, विवेकीय एवं अवैयक्तिक मूल्य
सत्तात्मक प्रकृति। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, संगठन और प्रणाली के कार्य हैं। तो अनुसंधान और विकास और प्रकाशन और छानबीन, तो ये तीनों ही कार्य हैं उसके। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, संगठन में सोपानों की संख्या निम्नलिखित सिद्धांत से निर्धारित होती है। तो वो होती है नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 25, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है। तो वह है श्रेणीबद्ध प्रशासन। अगला प्रश्न, निम्नतर पर उच्चतर का शासन अथवा नियंत्रण से अभिप्राय है। तो वह है पद सोपान से। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 27, किसने कहा संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्कों में मेल स्थापित करना है। तो वह है टीड का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य संचार का उपकरण है। तो वह है टेलीविजन। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासकीय कार्य पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो वो करता है कानून का शासन। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन से कथन अंतर्कित प्रश्नों के बारे में सही नहीं हैं। तो इसमें सही ऑप्शन दिए गए हैं जो कि सही नहीं है। इसकी पहचान तारा चिन्ह द्वारा की जाती है और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन हैं जो कि इसके बारे में सही नहीं हैं। अगला प्रश्न 31, ये मिलान का प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का आज्ञापत्र अधिकार क्षेत्र है। तो वो है अनुच्छेद 32 से। ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, सरकार के विरुद्ध वाद है। तो जो सरकार के विरुद्ध वाद है वो इसमें दिया गया है तीसरे का तीसरा नहीं, इसमें दिया गया सरकार के विरुद्ध वाद का वो दिया गया है अनुच्छेद 300 में। जबकि उच्च न्यायालय का आज्ञा पत्र दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 226 में। और न्याय पूर्वावलोकन की शक्ति का स्रोत दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 13 में। अगला प्रश्न 32, पद सोपान पर आधारित संगठन की विशेषताएं हैं। तो वो हैं उचित माध्यम के सिद्धांत का पालन और संगठन को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित करना। और ऑप्शन सी है इसका, समादेश की एकता के सिद्धांत का पालन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये तीनों। अगला प्रश्न 33, पद सोपान व्यवस्था प्रशासन के किस सिद्धांत से अधिक संबंधित है। तो वह है सत्ता का विकेंद्रीकरण से। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, पद सोपान सिद्धांत का गुण नहीं है। तो उसका गुण नहीं है कठोरता। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, पद सोपान का मुख्य दोष है। तो उसका मुख्य दोष है लाल फीता शाही। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 36, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है। तो वो है नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय की उपलब्धि में लोकहित मुकदमे का प्रयोग एक प्रभावी उपकरण का तथा यह प्रभावी उपकरण की तरह किया जाता है क्योंकि इसमें न्यायिक प्रक्रिया है। तो वो है कम खर्चीली बनाती है और द्रुतगामी है और विवेक सम्मत बनती है। तो ऑप्शन इसका सही है पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न 38, केंद्रीकरण के दोष हैं। तो केंद्रीकरण के दोष हैं कार्य में विलंब करना, प्रशासन में स्थिरता और निर्णयों में त्रुटि की संभावना। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हैं। तो वो हैं कार्य समय स्थान और व्यक्ति। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र सिद्धांत को किस विद्वान द्वारा ध्यान के विस्तार क्षेत्र का नाम दिया गया। तो दिया है उन्होंने ग्रेक यूनस ने। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, नागरिकों का प्रशासन पर नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो वो है दबाव समूह का। अगला प्रश्न 42, निम्नलिखित में से पद सोपान की मुख्य कमी क्या है।
तो यह एक खर्चीली व्यवस्था है और यह संगठन में उच्च अधिकारी और अधीनस्थ की भावना को जन्म देता है। और अगला ऑप्शन, यह संगठन में कठोरता पैदा करता है। तो इसमें ऑप्शन तीनों सही हैं, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 43, पद सोपान का केंद्र बिंदु है तो वो है उचित माध्यम से नियम। अगला प्रश्न 44, प्रत्येक संगठन में पद सोपानवत व्यवस्था ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार घर में नाली, परंतु इस माध्यम को आमतौर पर संचार के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना उसी प्रकार अनावश्यक है जिस प्रकार नाली में समय व्यतीत करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है उर्विक का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा साधनों को उपलब्ध औपचारिक रूप से पूर्व निर्धारित उपकरण नहीं है? तो वह है शून्यकाल। संसाधनों को उपलब्ध औपचारिक से पूर्व निर्धारित उपकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंधकीय पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अमेरिका में। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में प्रशासन पर लोक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली यंत्र है वो है सतर्क जनमत का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, जन व्यय पर संसद नियंत्रण करती है तो वो करती है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है तो उससे तात्पर्य है तकनीकी अथवा व्यावसायिक इकाइयों को निर्णय लेने का अधिकार देना। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, सत्ता का लक्षण है तो सत्ता का लक्षण है यह निर्णय लेने की शक्ति है, इसके द्वारा दूसरों के कार्य को निर्देशित किया जा सकता है, यह दूसरों व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता हैं तो उसकी विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी और जनता की सेवा की भावना और जनता का प्रशासन पर नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये तीनों। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण है तो वो है मतदाता का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है? तो वहाँ है संसद का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का ही होता है। अगला प्रश्न 55, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है तो वह है नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, उत्तरदायित्व निकटतम है तो वो है जिम्मेदारी के। ऑप्शन बी ए सही है इसका। अगला प्रश्न, अधिकारों के प्रत्योजन की बाधा निम्नलिखित में से कौन है? तो समन्वय की समस्या, विश्वास का अभाव और अधीनस्थों की अयोग्यता। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है तो वो मिलता है काम रोको प्रस्ताव द्वारा और निंदा प्रस्ताव द्वारा, और अगला ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो इन तीनों से ही मिलता है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 59, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं तो वो हैं लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति। तो ये तीनों ही समितियां हैं, तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आदेश की एकता सिद्धांत का प्रबल समर्थक है? तो वो है हेनरी फेयोल। अगला प्रश्न, जब प्रत्यायोजन लिखित रूप में होता है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं औपचारिक प्रत्यायोजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भारत में। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन की समस्त शक्तियों का स्रोत है तो वो है व्यवस्थापिका। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 64,
प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है तो वो है नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न 65, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है तो वो है बजट पर वाद विवाद। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 66, प्रशासक पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद है तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा औपचारिक संगठन का लाभ नहीं कहा जा सकता? तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें मनुष्य से ज़्यादा नियम और नीति का महत्व होता है। अगला प्रश्न, इनमें क्यों लूथर गुलिक के 4P सिद्धांत में वर्णित नहीं है? तो नीति जो कि 4P सिद्धांत में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न, औपचारिक संगठन के निर्माण की प्रक्रिया व्यवस्थित व नियोजित होती है जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः होता है। इस कथन से हम कार्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यह केवल औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का अंतर बताता है। अगला प्रश्न 70, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है? तो वो बनता है दलीय भावना से प्रेरित आलोचना हो और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आलोचना हो और छिद्रान्वेषण की नकारात्मक प्रवृत्ति हो। तो ये तीनों ही स्थिति में हो जाता है। अगला प्रश्न 71, भारत के अधिकांश राज्यों में निम्नलिखित संस्था कार्यरत है तो वह है लोकायुक्त की। अगला प्रश्न 72, भारत के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, 5 वर्षों के लिए 14वें वित्त आयोग की संतुष्टियाँ किस तिथि से लागू हुई? तो वो हुई थी, ऑप्शन बी सही है इसका, 1 मार्च 2015 से। अगला प्रश्न 74, आदेश की एकता के सिद्धांत यदि उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमजोर होती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है और व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। यह कथन किसने कहा? तो ये कहा है हेनरी फेयोल ने। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 75, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने वाला तत्व है तो वो है लोकतांत्रिक विचार, कार्यों की विभिन्नता और संगठन का विस्तृत आकार। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नेतृत्व के किस गुण को बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया? तो क्या है? प्रत्यकारी को, जीवन शक्ति एवं सहन शक्ति और निर्णय की शक्ति। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, संसदीय नियंत्रण के साधन हैं तो वो हैं निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और बजट संबंधी वाद विवाद। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, वित्त के मामले में संसदीय नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है तो वो है कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त पद सृजित हुआ? तो वो हुआ था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? तो वह है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है? तो वो है शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना। अगला प्रश्न 82, कार्यपालिका के ऊपर विधायी नियंत्रण करने में कौन सी समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षक से सहायता मिलती है? तो वो मिलती है लोकलेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इन दोनों को मिलती है। तो ऑप्शन ए सही है इसका, पहला और चौथा। अगला प्रश्न, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है तो वो है नियुक्ति का। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है तो वह है कर्मचारी की नियुक्ति और पदच्युति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के माध्यम हैं?
तो वो हैं दबाव समूह और वापस बुलाना और निर्वाचन और सलाहकार समितियाँ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न 86, नियंत्रण की सीमा के लिए गणितीय सूत्र का प्रतिपादन किस विचारक ने दिया? तो दिया है ग्रेग यूनस ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण हस्तक्षेप कब बन जाता है? तो बन जाता है जब मौखिक किंतु नियम विरुद्ध निर्देश दिए जाएं और स्थानांतरण का भय दिखाया जाता है। और अगला ऑप्शन है बार बार स्थानांतरण किया जाता है। तो इन तीनों ही स्थितियों में हस्तक्षेप बन जाता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है? तो वह है नीति निर्माण का। अगला प्रश्न, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए सकारात्मक। अगला प्रश्न, संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान कौन है? तो वह है लूथर गुलिक। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है? तो वह है नियुक्ति, स्थानांतरण और पदच्युति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये तीनों। अगला प्रश्न, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है? तो ये है निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण। तो ये तीनों ही हैं। और इसका 91 और 92 प्रश्न दोनों सेम ही हैं, बस ऑप्शन चेंज किए हुए हैं। तो इसका भी प्रश्न ऑप्शन डी सही है, ये तीनों। अगला प्रश्न 93, अपने मंत्रालय से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है मंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवीय संबंध अभिगम के निकटतम है? तो वो है मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न 95, रिट शब्द किस भाषा का है? तो वो है लैटिन भाषा का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 96, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है? तो वो है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 97, प्रशासन पर नियंत्रित न्यायिक नियंत्रण का दोष है? तो वह है न्यायिक प्रक्रिया धीमी एवं खर्चीली है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन पर जितने नियंत्रण होते हैं उन सब में अधिक आत्म संशोधन नियंत्रण किया होता है? तो वो होता है संचार माध्यमों द्वारा नियंत्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है? तो वो सत्य है केवल कथन पहला, वह देश का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो अगला प्रश्न, पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम किसने दिया? तो वो दिया मूनी एव रेले ने। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, डेविस किथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्व का आवश्यक गुण है? तो वह बुद्धिमत्ता का, मानवीय संबंध दृष्टिकोण का और सामाजिक परिपक्वता का। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो वह है लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका औपचारिक रूप से प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण नहीं है? तो वह है व्यावसायिक नैतिकता का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शून्यकाल चर्चा के संदर्भ में सही है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के मामले पर उठाए जाने वाले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 105, किसी भी स्तर पर यदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाला घटक मान लिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक मार्गदर्शक है। यह किसने कहा? तो ये कहा है LD व्हाइट ने। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 106, सदन में शून्यकाल का समय है? तो वह है 12 PM से लेकर 1 PM तक। अगला प्रश्न, भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है? तो वह विलंबकारी और खर्चीला और जटिल। तो ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये तीनों। अगला प्रश्न,
भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है, तो वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 109, प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण की कमजोरियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं पहली, दूसरी और चौथी। उसमें स्वयं परीक्षा की पद्धति अपनाई जाती है और कानूनी गलतियों में यह दखल देता है। और ऑप्शन चौथा है, यह तभी सक्रिय प्रतीत होता है जब प्रशासन अपकरण का दोषी होता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 110, कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है? तो वो है शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इस लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो रोक सकते हैं अधिकार परीक्षा द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 112, यह लेख परमादेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है, तो वह है उत्प्रेक्षण। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, यह कार्यपालिका के अधिकारियों को किसी विशेष कार्य से रोकने के लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है निषेधाज्ञा। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है, तो वो है कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसको समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 115, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, अनुमान समिति के सदस्य संसद के किस सदन से होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा से। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 117, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? तो वो करता है फ्रांस। अगला प्रश्न 118, बहुल कार्यपालिका विशेषता है, तो वो है स्विट्जरलैंड की। अगला प्रश्न 119, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो वो है नीति क्रियान्वयन का। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 120, निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो वो है अध्यादेश। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के धारा 32 तथा 226 के अंतर्गत क्रमशः कितने प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं? तो वो करते हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 122, निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का साधन नहीं है? तो वो है लेखा। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रशासन पर नियंत्रण का प्रकार नहीं है? तो वो है संरचनात्मक नियंत्रण। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 124, विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है, तो वह है लोक प्रशासन। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, पद सोपान सिद्धांत संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मूने का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 126, निम्नलिखित में से कौन सा पद सोपान व्यवस्था का गुण नहीं है? तो वो है औपचारिक संबंध। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए प्रथम यह देखते हैं कि वह किस प्रधान संगठन के सदस्य हैं। यह किसने कहा? तो यह कहा है चेस्टर बर्नार्ड ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, यदि वित्त मंत्री को हौज को भरने तथा उसे निश्चित मात्रा में जल बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। यह वक्तव्य किसके संबंधित है? ये है हेल्डेन समिति रिपोर्ट के। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर करता है, तो वो करता है दृष्टिकोण पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों को उनके आधार के अनुसार मिलाइए। तो उद्योग मंत्रालय वो है उद्देश्य से, और सांख्यिकी विभाग वो है प्रक्रिया से,
और जनजाति कल्याण विभाग वो है व्यक्ति से, और पंचायत व्यवस्था वो है प्रदेश से। तो ऑप्शन पहला सही है इसका 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न, सत्ता प्रतियोजन में निम्नलिखित में से किसका प्रतियोजन नहीं हो सकता? तो है उत्तरदायित्व का प्रतियोजन। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकेंद्रीकरण सुनिश्चित नहीं करती है? तो वो है इसमें सत्ता का स्वामित्व प्रदान करने वालों के पास ही रहता है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 133, किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा है? तो वो कहा है पीटर सेल्फ ने। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? तो वो है वित्त संबंधी और कानून बनाने की शक्ति और नई नीति निर्धारित करने की शक्ति। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विकेंद्रीकरण का गुण नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न 136, प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? वो कहा जाता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, तथा इसके विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन इसमें डी सही है। अगला प्रश्न, ये मिलान का प्रश्न है। तो इसमें एक तरफ दे रखे हैं लोकपाल विधेयक और दूसरी तरफ उनके दिनांक दिए गए हैं। तो इसमें और पहला ऑप्शन है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो लोकपाल विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था 4 अगस्त 2011 ईस्वी को। अगला प्रश्न, लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया, वो किया गया था 22 दिसंबर 2011 को। तो इसको इन क्वेश्चंस को आप खुद पढ़ लेना। तो इसमें ऑप्शन बी सही है 5, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है? तो वह है प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न, एक औपचारिक संगठन मुख्यतः किसके संबंधित होता है? वो होता है उद्यमों को लाभ। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की? वो की थी नॉर्वे की तरह और फिनलैंड और डेनमार्क में। तो ऑप्शन ए सही है इसका 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया था स्वीडन में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 142, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण औपचारिक संगठन का नहीं है? तो वह है सामाजिक संबंध का। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा संबंधित है, तो वह आदेश की एकता से। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, तो वो हुआ था 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वे तकनीकी प्रकार के हैं तो वहाँ क्या अधिक वांछनीय है? तो वहाँ है विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, पद सोपान का प्रमुख दोष है, वो है कार्य में विलंब करना। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो वो करता है कानून का शासन। अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई? तो वो हुई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के। अगला प्रश्न, भारत में कलेक्टर पद के सृजन किसने किया? तो वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न, भारत में परमादेश जारी करने का अधिकार है, वह है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंधकीय पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो वो है अमेरिका। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 152, सदन में शून्यकाल का समय होता है, तो वो होता है 60 मिनट का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस बात का समर्थक है कि
संगठन में कोर्ट सिद्धांत नहीं होते हैं? तो है हर्बर्ट साइमन। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किन क्षेत्रों में प्राप्त नहीं है? तो वो है ये सभी। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्तियां पर, और दूसरा है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह पर, और संसद के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधा पर। तो इसका ऑप्शन तो डी सही है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? वो सौंपता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन सत्य है पहला और चौथा, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 157, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, जबकि वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। तो अगला प्रश्न 159, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गृह मंत्रालय का नहीं है? तो वह सीमा क्षेत्र में विकास संसाधनों का समन्वय करना। अगला प्रश्न 160, कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो है वाणिज्य विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा प्रस्तुत किस बल में कर संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं? तो वित्त विधेयक में जितने भी कर संबंधित प्रस्ताव हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है इसका, वित्त विधेयक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई? तो की गई थी ब्रिटेन में। तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है? तो वह यह एक खर्चीली व्यवस्था है, यह संगठन में उच्च और अधीनस्थ की भावना पैदा करता है, और अगला ऑप्शन है यह संगठन में कठोरता पैदा करता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार हैं? तो वह हैं अति सीमित। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 165, केंद्रीय तथा राज्यों के वित्त संबंध के निर्धारण से संबंधित आयोग है? तो वह है वित्त आयोग। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध हैं तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है? तो वह है न्यायपालिका को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।